जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की 5वीं क्लास, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी का निचोड़ यानी पीवाईक्यू और पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए चलते क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे लकड़ी के, ईंटों के, मिट्टी के या पत्थर के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन कर रहा है, जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। या बने होते थे लकड़ी के। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। लकड़ी के बने होते थे बौद्ध विहार। पूर्व काल में जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए विहार लकड़ी के बने होते थे। विहार बौद्ध मठों के लिए संस्कृत या पाली भाषा के शब्द हैं। विहार शब्द जो लिया गया है किस भाषा के शब्द हैं, संस्कृत या पाली भाषा के। संस्कृत या पाली भाषा के शब्द हैं। संस्कृत या पाली भाषा के शब्द हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, लकड़ी के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजाओं के बीच चला। गुर्जर प्रतिहार, पाल, चोल, राष्ट्रकूट, चोल, पाल। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल। फोर्थ ऑप्शन है पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच चला। यह चला था पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। 9वीं शताब्दी में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष कब हुआ था, 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी में यह संघर्ष जो हुआ था। और उत्तर भारत को नियंत्रित करने के लिए यह संघर्ष किया गया था। उत्तर भारत को नियंत्रित करने के लिए यह संघर्ष किया गया था। किसके कारण हुआ था, उत्तर भारत को, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उत्तर भारत को नियंत्रित करने के लिए यह संघर्ष किया गया था। किन राजाओं के बीच चला था, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय क्या है। नाम का गुणगान करना, नीति कथाओं पर चर्चा करना, वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, एक विशेष प्रकार का गाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है, तो वे स्थान जहाँ सूफी मत संत बैठकों का आयोजन करते थे। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। खानकाहों वह स्थान जहाँ सभाएं आयोजित करते थे। अक्सर यह सूफी यात्रियों के लिए धर्मशाला के रूप में काम आता था। किसके रूप में, यह जो है धर्मशाला के रूप में काम आता था। धर्मशाला के रूप में काम आता था। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल मंदिर के विषय में निम्नलिखित कथाओं में से कौन सा सही है। चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए।
चोल मंदिर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिर की मुख्य विशेषता थी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है चोल मंदिर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चोल मंदिर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। चोल मंदिर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे और तंजावुर के बड़े मंदिर स्थापत्य कला और संस्कृत के आश्चर्य थे। तंजावुर के बड़े मंदिर स्थापत्य कला और संस्कृत के आश्चर्यजनक चित्र थे। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सुल्तान के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे हैं। तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। तवारीख लेखक शासक को सलाह देते थे और यह लेखक शहरों में रहते थे और अक्सर सुल्तानों से पुरस्कार पाकर अमीर बनना चाहते थे। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया था? सैयद अहमद खां, जियाउद्दीन बर्नी, रुकैया सखावत हुसैन, मुमताज अली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया? तो मुमताज अली। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। मुमताज अली 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा की तरफदारी करते हुए मुमताज अली ने कुरान की पुनर्व्याख्या की। उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम परिवारों में महिलाओं अरबी में कुरान सीखती थीं। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। पाठ को विस्तृत रूप से याद करना, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना, बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यह भी पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने से उचित कारण को चुनिए। तो उचित कारण होगा पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना। याद कराना यह बात गलत होगा और बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना यह भी गलत है। पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना यह भी जो है
गलत होगा। खुली किताब का प्रयोग छात्र के संज्ञानात्मक और छात्र के मानसिक तनाव को कम करता है और पढ़ने से सवालों का जवाब देने में मदद मिलती है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इसमें भूत के घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं, लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इसमें समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों को समाज और अपने पर्यावरण को समझने में सक्षम बनाता है और यह बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है कि समाज में अच्छे ढंग से सामंजस्य बनाए रखें। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूराल पर्वत अलग करते हैं अफ्रीका और एशिया को, एशिया और यूरोप को, अफ्रीका और यूरोप को, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। यहाँ पर लिखा है उत्तर अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका को, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। यूराल पर्वत अलग करते हैं एशिया एवं यूरोप को, एशिया और यूरोप को। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है तो उसके लिए माफी चाहूंगा। एशिया और यूरोप को, सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। यह पश्चिमी रूस की एक पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार आर्कटिक से कैस्पियन सागर तक है। चलिए इसको मैप के माध्यम से समझते हैं, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो है यूराल माउंटेन्स यानी यूराल पर्वत यहाँ पर देखिए दिया गया है मैप के माध्यम से। एक तरफ जो है एशिया और दूसरी तरफ है यूरोप। यह देश जो है एशिया है, एशिया महाद्वीप, और इस तरफ जो महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। इन दोनों को अलग करता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है और यह जो है यूराल पर्वत रूस में है। कहाँ पर? रूस की एक पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार आर्कटिक से कैस्पियन सागर तक है। यहाँ पर देखिए कैस्पियन सागर है और यहाँ पर देखिए आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक सागर और कैस्पियन सागर, इन दोनों को विस्तार से जोड़ता है। जोड़ने का काम कौन करता है? यूराल पर्वत, आर्कटिक सागर और कैस्पियन सागर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में वह स्थान जहां भूकंपी तरंगे आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है केंद्र, उद्गम केंद्र, अभिकेंद्र, क्रेटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपी तरंगे आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है उद्गम केंद्र कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, उद्गम केंद्र कहा जाता है। भूपटल पर भूकंप की तरंगों का आरंभिक स्थान उद्गम केंद्र कहलाता है और वह स्थान जो केंद्र की सीध में होता है अपरिकेंद्र या भूकंप केंद्र कहलाता है और भूकंप का अधिकतम प्रभाव अपरिकेंद्र के आसपास के क्षेत्रों में होता है। यहाँ पर उद्गम केंद्र के पास जो है अधिकतम प्रभाव देखने को मिलता है भूकंप का। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, उद्गम केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो है काफी बार पढ़ाया जा चुका है। क्वेश्चन अब आसान है और महत्वपूर्ण भी है। सीटेट के एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श होती है? तो वह है समताप मंडल। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, समताप मंडल। हवाई जहाज की उड़ान के लिए समताप मंडल आदर्श होता है क्योंकि यह मौसम में होने वाले सभी प्रकार की घटनाओं से लगभग मुक्त होता है और यहाँ बादल लगभग नहीं होते हैं और धूल या पानी की वाष्प की मात्रा अत्यंत अल्प होती है। मध्य मंडल की बात करते हैं तो उल्का पिंड यहाँ पर जलने लगते हैं। उल्का पिंड प्रवेश करते ही मध्य मंडल पे जलने लगते हैं। इसको एक बार मैप के माध्यम से फिर से समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्षोभ मंडल दिया गया है जिसकी ऊंचाई 0 से 12 किलोमीटर है। इसके बाद है समताप मंडल जो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल है और यहाँ पर जो है ओजोन रेखा भी है। मध्य मंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए उल्का पिंड भी दिया गया है जो मध्य मंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। अंतरिक्ष से उल्का पिंड मध्य मंडल में प्रवेश करते ही चलने लगते हैं। क्वेश्चन जो है सीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद है तापमंडल, सबसे बाहरी मंडल जो है वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सूर्य तापन, सौर विकिरण, पार्थिविक विकिरण या समुद्र से दूरी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वह है सौर विकिरण। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, सौर विकिरण। सौर विकिरण पृथ्वी के तापमान के वितरण की प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तापमान का क्षैतिज वितरण सौर विकिरण पर निर्भर करता है। तापमान का क्षैतिज वितरण सौर विकिरण पर निर्भर करता है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आता है। अमेजन नदी भूमध्य रेखीय क्षेत्र यानी प्रदेश से होकर पश्चिम की ओर बहती है। अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है। अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों से प्रभावित होती है। यहाँ पर लिखा है अप्रवाहित होती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो पूछा है सही कथन कौन सा होगा? अमेजन बेसिन के संबंध में कौन सा कथन जो होगा सही है? सही कथन जो होगा ऑप्शन ए अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आता है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आता है। अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। तो यह बात जो है गलत है, यह जो है पूरब की तरफ प्रभावित होती है। अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका हुआ है। तो यह भी गलत होगा। अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों से अप्रवाहित होती है। तो यह बात जो है गलत है, यहाँ पर होना चाहिए प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है लेकिन लिखा गया क्या गया है अप्रवाहित होती है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। पानी की मात्रा के अनुसार अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। पानी की मात्रा के अनुसार अमेजन नदी जो है सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन नदी। अगर वहीं पूछा जाए सबसे लंबी नदी तो वह होगा नील नदी। अमेजन घाटी की विशेषता है कि यहाँ साल भर गर्म और आर्द्र जलवायु होती है और यह विषुवत क्षेत्र में पड़ता है यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? ईटानगर पासीघाट, मनाली लेह, शिलांग सिलचर, उधमपुर श्रीनगर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है मनाली लेह। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, मनाली लेह। मनाली लेह भारत के सर्वोच्च ऊंचाई पर बनी सड़क है और यह जम्मू कश्मीर में लद्दाख को लेह से और हिमाचल प्रदेश में मनाली से जोड़ता है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में लद्दाख को लेह और हिमाचल में मनाली से जोड़ता है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, मनाली लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रिया विधि कौन सी नहीं है? पूछा है कौन सा नहीं होगा। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्रण, भूमि को खिसकने से बचने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रित सुनिश्चित करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यह भी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जो कह रहा है भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए न्यूनीकरण क्रिया विधि कौन सा नहीं होगा? पूछा है नहीं है, गलत कौन सा है? तो वह है भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। यह बात जो है गलत होगा, वनस्पति आवरण को कम करना यह बात जो है गलत है, बल्कि यहाँ पर क्या होगा? बढ़ावा देना, बढ़ाना, बढ़ाना जो है करेक्ट होगा। भूस्खलन प्रवण क्षेत्र की पहचान के लिए संकट मानचित्रण यह सही होगा और भूमि को खिसकने से बचने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना यह भी सही है और भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना यह भी सही होगा। सी ऑप्शन जो है गलत था, इसी कारण थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।